हेलो बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बेटा अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमी को जानने वाले हैं, इकोनॉमिक्स को भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको अपन क्लियर करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। कोई भी एक जगह देखिए बेटा, कोई भी एक जगह, चाहे ये कोई देश हो, चाहे ये कोई शहर हो, चाहे ये कोई राज्य हो या फिर कोई एक छोटा सा गांव हो। 9th क्लास में अपन इस चीज़ को जानकर आए हैं कि ऐसी जगह को अपन इकोनॉमी बोलते हैं जहां पर क्या है, कोई डिमांड हो और उसी जगह पर उसकी क्या हो जाए, सप्लाई हो जाए। जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे गेहूँ चाहिए और गेहूं की पूर्ति में इस दूसरी जगह से इसी शहर के अंदर हो जाए मेरी। तो ऐसी जगह बेटा जहां पर क्या है, आपको किसी चीज़ की क्या हो, ज़रूरत हो और वहीं पर आपकी क्या हो जाए, उस ज़रूरत की पूर्ति हो जाए। ऐसी जगह को ही पूरी को अपन क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। और इकोनॉमी ये जो इकोनॉमी है बेटा, इसमें ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसमें अपन बात करें तो पैसा इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है। और जब किसी चीज़ में पैसा इन्वॉल्व हो जाए बेटा तो इसको अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। और जब अपन इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की या पैसे से संबंधित किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उस सब्जेक्ट को अपन इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कई प्रकार की होती हैं। कैसे, कौन कौन से प्रकार की बेटा, चाहे वो खेती हो, चाहे वो सब्जी बेचना हो, चाहे मजदूरी करना हो, मछली पालन हो, या अपन बात करें टेलर हो कोई, या पानी पूरी बेचने वाला हो, है ना, या मिट्टी के बर्तन वगैरह या ईंटें बनाने वाला हो, या कपड़े बेचने की कोई दुकान हो। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। क्यों है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? क्योंकि इनके बदले में अपन को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो क्या है, पैसे के लिए की जाती है, ऐसी एक्टिविटी को अपन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बेटा अगर अपन बात करें तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ये 3 प्रकार से अपन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बांटते हैं बेटा। सबसे पहले अगर अपन बात करें नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पर, तो ये 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा इसमें। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी और तीसरी होती है टर्सरी। ऐसे ही अगर अपन बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पर अगर अपन बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो ये 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की और दूसरी होती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। ऐसे ही बेटा अगर अपन बात करें मालिकाना अधिकार के आधार पर, तो 2 प्रकार की एक्टिविटीज़, 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। इन सारी चीज़ों को बेटा अपन एक एक करके जानने वाले हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर बेटा ऐसे सेक्टर को कहा जाता है जो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो, नेचर से कनेक्टेड हो, है ना, जो प्रकृति से कनेक्टेड हो सीधे तौर पर, है ना, जिसमें अपन क्या है, जैसे कि खेती करना। अब खेती कर रहे हैं बेटा तो ये ज़मीन पर की जाती है, मिट्टी में की जाती है ना, फसलें उगाना, पेड़ लगाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, नेचर में की जा रही हैं। ऐसे ही माइनिंग करना, कोयले की खदानें खोदना, या अपन बात करें सोने की जो माइंस होती हैं, तो कोई भी मिनरल की जो माइंस होती हैं बेटा, वो डेयरी फार्मिंग वगैरह करना, है ना। अगर आप डेयरी प्रोडक्शन करते हो, दूध उत्पादन करते हो, तो ये भी क्या है बेटा, नेचुरल चीज़ है। फिर क्या है, फिशिंग है, मछली पालन भी बेटा इसी कैटेगरी में आता है। और फॉरेस्ट्री, जंगल से जब लकड़ियां काट कर आप ले जा रहे हो या जंगल की दवाइयों का आप क्या कर रहे हो बेटा, उत्पादन कर रहे हो, तो चीज़ों को बनाना या चीज़ों की पैदावार करना नेचर के माध्यम से, नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है बेटा, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ कहा जाता है। व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग
बाई एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ये बेटा देखिए आपकी डेफिनेशन दी हुई है, जब आप किसी नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करके कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। इट प्रोवाइड द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। ये जो प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें होती हैं बेटा, ये किसी भी चीज़ को बनाने का आधार होती हैं। जैसे अगर आपको टी शर्ट बनाना है तो टी शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए, और कपड़े के लिए हम क्या करते हैं, कॉटन की खेती करते हैं, कपास की खेती करते हैं, ठीक है। तो बेटा चूँकि इसमें क्या है, अपनी सारी की सारी चीज़ें किससे संबंधित हैं, प्राइमरी सेक्टर में खेती से संबंधित है, मोस्टली खेती से संबंधित है, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी क्या होता है बेटा, इसका दूसरा नाम भी क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है बेटा, प्राइमरी सेक्टर आपको समझ में आया होगा, प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब अपन चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर की ओर। सेकेंडरी सेक्टर में बेटा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में अपन प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को किसी दूसरे रूप में बदलते हैं। जैसे गन्ने की खेती की गई और गन्ने से अपन ने क्या बनाई, शक्कर बनाई, गन्ने से ही अपन ने क्या बनाया, गुड़ बनाया, है ना। अपन ने देखो कपास की खेती की और कपास से अपने कपड़े बना दिए, है ना। ऐसे ही क्या होता है, लोहे की माइनिंग करें अपन और उनसे अपन क्या बनाते हैं, लोहे की गाड़ियाँ बना दें, कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी बना दी अपन ने। फिर ऐसे ही लकड़ी से अपन ने लकड़ी की खेती की, या लकड़ियाँ लाए अपन जंगल से और लकड़ी से अपन ने क्या बनाए बेटा, पेपर बना दिए। तो अपन इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अपन बेटा एग्रीकल्चरल या जो अपन प्राइमरी सेक्टर की कोई प्रोडक्ट है उसको अपन क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे रूप में बदल रहे हैं। तो वो क्या हो जाता है बेटा, सेकेंडरी। ये जो चीज़ों को बदलने की प्रोसेस है, इस काम को अपन कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, इसको सेकेंडरी सेक्टर में या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में रखते हैं बेटा। और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेशल जगह की ज़रूरत पड़ती है, जिन जगहों को अपन क्या बोलते हैं, जिन जगहों को अपन इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। और इन्हीं इंडस्ट्रीज में ये सारे काम होते हैं बेटा, इसीलिए अपन सेकेंडरी सेक्टर को दूसरे नाम से जानते हैं, और वो दूसरा नाम क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब अपन चलते हैं तीसरे सेक्टर, टर्सरी सेक्टर की ओर। टर्सरी सेक्टर में बेटा क्या होता है, टर्सरी सेक्टर में आप क्या करते हो, आप अपनी सेवाएं देते हो, है ना तो आप इसमें चीज़ों को पैदा कर रहे हो, चीज़ों को बना रहे हो, ना ही आप चीज़ों का रूप बदल रहे हो। इसमें आप क्या करते हो, अपनी सेवाएं देते हो, मेहनत करते हो। जैसे आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका टीचर का। अब टीचर क्या आपको कोई चीज़ बेच रहा है बेटा, नहीं बेच रहा है। क्या वो कोई चीज़ बना रहा है, कोई कुछ चीज़ नहीं बना रहा है, वो तो सिर्फ अपने ज्ञान को आप लोगों को बांट रहा है। ठीक ऐसे ही डॉक्टर, क्या डॉक्टर आपको कोई चीज़ बेच रहा है, नहीं बेच रहा। क्या वो किसी चीज़ की पैदावार कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। वो तो अपनी नॉलेज है, उस नॉलेज के आधार पर आपको क्या कर रहा है, आपका इलाज कर रहा है। ऐसे ही बेटा क्या है, वकील है, तो क्या वकील कोई सामान बनाता है या कोई सामान बेचता है या कोई खेती कर रहा है, नहीं कर रहा। उसको तो नॉलेज है कानून की, उसी कानून की नॉलेज का इस्तेमाल करके आपकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ऐसे ही मोची क्या कर रहा है, आपके जूते को ठीक कर रहा है। नाई आपके बाल बना रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे ड्राइवर वगैरह हो गए, है ना, बैंक वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी आपकी सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सिर्फ मेहनत करके, इसमें मजदूरी करना भी आ जाएगा बेटा इसका, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपने शरीर के दम पर मेहनत कर कर ही आप क्या कर रहे हो, लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हो, और उसी सेवा के आधार पर आपको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। इसी प्रकार के काम को इस प्रकार के सारे कामों को अपन कौन से सेक्टर में रखते हैं बेटा, इस प्रकार के सारे कामों को अपन टर्सरी सेक्टर में रखते हैं। और चूंकि इसमें अपन सिर्फ सर्विसेज देने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है बेटा, सर्विस सेक्टर। दूसरी बात आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं बेटा कि टर्सरी सेक्टर में आप ऐसे कामों को बढ़ावा देते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स को हेल्प देते हैं।
मतलब कि ये है। अब जैसे आपने क्या किया बेटा, गेहूं की खेती करी बेटा, ठीक है, गेहूं की खेती की आपने। अब गेहूं की खेती करने के बाद बेटा आपने क्या किया, इस गेहूं से आपने इस गेहूं से ब्रेड बना दी। क्या बना दी बेटा, ब्रेड बना दी। तो देखिए आपने इस गेहूं का रूप बदल दिया, तो ये रूप बदलने वाली प्रोसेस हो गई बेटा सेकेंडरी सेक्टर की। गेहूं आपने खेती की बेटा, तो ये प्राइमरी सेक्टर की हो गई। लेकिन इस गेहूं को लेकिन इस गेहूं को बेचना और इस ब्रेड को बेचना, दोनों ही चीज़ों को जब आप बेचेंगे तो ये जो बेचने की प्रोसेस है बेटा, ये आपकी टर्सरी सेक्टर में आएगी, है ना। तो आप यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार करना, है ना, ट्रेड लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। एक और टर्सरी सेक्टर का एक और एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, ट्रेड, व्यापार करना, चीज़ों को बेचना खरीदना, ये भी क्या होता है बेटा, ये टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। अपन ने तीनों सेक्टर्स के बारे में जाना बेटा, पहले प्राइमरी सेक्टर के बारे में, फिर अपन ने जाना सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, और फिर अपन ने जाना टर्सरी सेक्टर के बारे में। क्या आपको मालूम है कि आप इन तीनों के तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, आप इनको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, आप कैसे बता सकते हो कि कौन से सेक्टर में कितने गुड्स बनाए और किसकी कितनी कीमत है। इसके लिए बेटा अपन को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको अपन जीडीपी के नाम से जानते हैं। जीडीपी, आपने ये शब्द जो है बेटा काफ़ी बार टीवी चैनलों पर, न्यूज़ पर, अखबारों में आमतौर पर ये सुना होगा। आज अपन इस जीडीपी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। आपको बेटा तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करने का एक तरीका या एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, ये कोई एक किसान है, इस किसान ने क्या किया बेटा, 10 किलो गेहूँ उगाए, ठीक है। इन गेहूं को उसने क्या किया, 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से एक कंपनी को बेच दिया, जो कंपनी क्या करती है, आटा बनाती है, ठीक है। अब इसने जब ये कंपनी इस किसान ने जब अपने गेहूं को इस कंपनी को बेचा, तो इस कंपनी ने क्या किया बेटा, गेहूं को पीस कर क्या बनाया, आटा बनाया। अब इस कंपनी का भी खर्चा हुआ था गेहूं को आटा बनाने में 10 रुपये का, तो देखो 20 रुपये थे इसके गेहूं के, और जब इस कंपनी ने आटा बनाया बेटा, ये देखो, तो उस आटे को 30 रुपये में कौन सी कंपनी को बेच दिया, एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच दिया, ठीक है, एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच दिया। अब बिस्किट बनाने वाली कंपनी को इसने ये कितने का बेच दिया, 30 का, और बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने बेटा आटा खरीद लिया और इससे बिस्किट बनाए। अब बिस्किट बनाने में इसको क्या है, शक्कर की भी ज़रूरत पड़ी होगी, और आटा है ना, मैदे की भी ज़रूरत पड़ी होगी, ऐसे और चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी, मजदूरी लगी होगी, और उनको पकाने के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी भी लगी होगी। तो इस तरीके से बिस्किट कंपनी का भी क्या है, खर्चा बढ़ा होगा बेटा, खर्चा बढ़ा था, इसीलिए उसने जो बिस्किट्स बनाकर मार्केट में लाए उसकी कीमत क्या रख दी बेटा, उसकी कीमत 50 रुपये रख दी। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप जीडीपी को कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या है, फाइनल गुड की कीमत को याद रखना है, ठीक है। अब आप जीडीपी को कैलकुलेट करते समय ऐसा नहीं कर सकते कि 50 रुपये ये जोड़ लिए, 30 रुपये ये भी जोड़ लिए, 20 रुपये ये भी जोड़ लिए, नहीं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये 50 रुपये जोड़ने हैं, 30 नहीं जोड़ोगे, 20 ये भी नहीं जोड़ोगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे बेटा, क्योंकि ये रुपये इस 50 में ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, है ना, यहाँ पर लिखा भी है, व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर वी ओनली एडेड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स रादर देन इंटरमीडिएट गुड्स। आपको क्या है, जब आप फाइनल कोई सामान बना रहे हो तो आप फाइनल गुड की ही कीमत को जो है मेज़र करोगे, और जो बाकी की जो बीच की चीज़ें हैं उनके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचोगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इस चीज़ में काउंट हो चुकी हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा जीडीपी की। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी आपने देखा, आप जो आप क्या कर रहे हो, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, यही प्रोडक्शन क्या कहलाता है, यही प्रोडक्शन आपका जीडीपी कहलाता है। मतलब आपका देखा जाए प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में, इन तीनों सेक्टर्स का मिलाकर के आप कितना पैसा कमा रहे हो, इन तीनों सेक्टर्स को मिलाकर के
आप कितना पैसा कमा रहे हो, इसी चीज़ को पूरी को क्या बोला जाता है बेटा, इसी चीज़ को बोला जाता है जीडीपी। ठीक है, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, जीडीपी। अब जीडीपी की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप क्या बता दोगे, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब आपके तीनों सेक्टर्स को मिलाकर आप कितना पैसा कमा रहे हो, इसी चीज़ को क्या बोली जाता है बेटा, जीडीपी बोला जाता है। ये देखो यहाँ पर लिखी भी हुई है इसकी डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। मतलब एक साल की जीडीपी होती है बेटा, अपन नॉर्मली क्या करते हैं, एक ही साल की जीडीपी काउंट करते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, जिस देश में बेटा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उस देश में जीडीपी भी हाई रहेगी, और जिस जगह प्रोडक्शन कम होगा, चीज़ों की पैदावार कम होगी, उस जगह क्या होगा बेटा, जीडीपी भी कैसी रहेगी, कम रहेगी। अगर हमें अपने देश का क्या करना है, विकास करना है, देश को अच्छा बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा। और जीडीपी को बढ़ाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तीनों ही सेक्टर्स में, कौन कौन से तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों ही सेक्टर्स में आपको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कब कमाएंगे, जब अपन को क्या मिलेगा बेटा, काम मिलेगा, है ना। और इसी काम को अपन क्या बोलते हैं, रोज़गार बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दुनिया में अगर अपन बात करें, सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है, अमेरिका की है। और भारत की इकोनॉमी कौन सी है बेटा, भारत की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट जीडीपी हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ महीने पहले क्या हुआ है, जापान की जो जीडीपी थी वो 4th नंबर पे आती थी, और वो क्या हो गई, नीचे खिसक गई। और जब जापान की जो है जीडीपी नीचे खिसक गई, तो इंडिया की ऑटोमेटिकली 5th से कहाँ आ गई, 4th पर आ गई। तो यहाँ पर आप 5th की जगह जो है 4th लिख लेना। इंडिया अभी कौन सी जीडीपी है, 4th लार्जेस्ट जीडीपी है पूरे वर्ल्ड में। क्यों है, क्योंकि जापान की जीडीपी की हालत थोड़ी बिगड़ गई और वो नीचे गिर गई। अपन अगर बात करें अपने जीडीपी के सेक्टर्स की, तो अपने जीडीपी में बेटा जब से अपना देश आज़ाद हुआ है तब से पिछले कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, चेंजेस ये देखने को मिले हैं कि लोग बाग जो है अपने देश में सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा डिपेंड रहा करते थे। उसके बाद बेटा सेकेंडरी सेक्टर पे आए, और आज की स्थिति में टर्सरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्या है, इन्वॉल्व हैं। अब देखिए, इन इनिशियल स्टेज द प्राइमरी सेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर इन वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर अपन अपने देश की या पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत में क्या था, खेती ही एकमात्र साधन थी, है ना। खेती ही था, एक ऐसा साधन था जिसके वजह से क्या है, पूरा देश या पूरी दुनिया फल फूल रही थी। अपना भारत जो है प्राचीन समय पे इसीलिए संपन्न था, इसीलिए अंग्रेज भी आए थे शायद। क्यों, क्योंकि उनको जो है वहाँ पर खेती कम होती थी, अपने यहाँ की ज़मीन अच्छी थी, अपने यहाँ मिट्टी अच्छी थी, अपने यहाँ खेती होती थी, तो अपने यहाँ खेती होती थी, इसीलिए अपना देश कैसा था, बहुत अमीर था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ बेटा, ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, hence over time a shift had taken place from primary to secondary sector। उसके बाद क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे मशीनें आ गईं, और जब मशीनें आ गईं बेटा, तो मशीनों ने क्या किया, इंसान के काम को जल्दी करना शुरू कर दिया। तो इंसान का काम जब जल्दी शुरू होने लग गया, तो इंसान उसके बदले में दूसरे काम चालू करने लग गया, है ना। तो इसी तरीके से अपनी जो इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर से, यानी प्राइमरी सेक्टर से कहाँ पर शिफ्ट कर गई, सेकेंडरी सेक्टर पर शिफ्ट कर गई। उसके बाद क्या हुआ बेटा, इन पास्ट 100 years there has been a further shift from secondary sector to the tertiary sector in developed countries and most of the working people are employed in the tertiary sector। देखते ही देखते पिछले कुछ 100 सालों में क्या हुआ बेटा, पिछले कुछ 100 सालों में जो लोग सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, उसमें काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टर्सरी सेक्टर पर शिफ्ट करना चालू कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा, इसके कुछ कारण थे। कारण क्या थे, अब समझिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहला कारण बेटा ये था
कि जब अपन स्टार्टिंग की बात करें तो अपने देश में सबसे ज़्यादा क्या हुआ करती थी, खेती हुआ करती थी, है ना। अपने देश में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर था। लेकिन जब अपने देश में अंग्रेज़ों ने कदम रखे, जब अपने देश में दूसरे दूसरे देशों से अंग्रेज वगैरह आए, अपने यहाँ आक्रमणकारी आए, तो अपने यहाँ पर दूसरी जगहों की बेटा टेक्निक्स भी आई, तकनीकें आई, ठीक है, तकनीकें आई। और उनमें सबसे प्रभावी तकनीकें किसकी साबित हुई? अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने क्या किया बेटा, ब्रिटिशर्स अपने साथ बहुत सारी मशीनें लेकर आए, बहुत सारी मशीनें लेकर आइए, मशीन्स लेकर आइए। अब बेटा आपके यहाँ पर क्या होती थी, खेती हुआ करती थी, तो लोग बागों ने क्या है, खेती से अपना भैया गेहूं से आटा बना लिया, रोटी बना ली, खा ली। लेकिन अंग्रेज अपने साथ मशीनें लेकर आए और उन मशीनों को स्टेब्लिश कर दिया कहाँ पर बेटा, इंडस्ट्रीज में। कहाँ पर स्टेब्लिश कर दिया? इंडस्ट्रीज में। दुनिया भर की इन्होंने इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज बना डाली, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज बना डाली। इसके साथ साथ क्या हुआ बेटा, इसके साथ साथ यहाँ पर ये हुआ कि लोग, ये अंग्रेज जो थे, इन्होंने अपने देश पर कब्जा किया तो लोगों की ज़मीन पर कब्जा करना चालू कर दिया, है ना। इन्होंने जो लैंड थी उसको कैप्चर करना चालू कर दिया। अब एक तरीके से लोगों से इन्होंने ज़मीनें छीन ली। जब इन्होंने अपने लोगों से ज़मीनें छीनी बेटा, तो ज़मीनें छीनने के बाद उनको मजबूरी में काम करने के लिए कहाँ आना पड़ा? इंडस्ट्रीज में आना पड़ा। तो इसीलिए जो प्राइमरी सेक्टर था आपका बेटा, उस प्राइमरी सेक्टर से बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने कहाँ पर ट्रांसफ़र किया बेटा? सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में आए। जैसे जैसे बेटा समय बीतता गया, अपन अगर बात करें अपने देश की आज़ादी तक, तो तब तक पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का बाहुल्य रहा, या उस समय भी जो है अपना दोनों का मिला जुला रहा। लेकिन अपने देश में कुछ समस्याएं ऐसी आईं जिनमें क्या हुआ, जिनमें मुख्य समस्याएं क्या थीं? जैसे कभी देश में क्या पड़ गया बेटा, अकाल पड़ गया, है ना, जिसमें सूखा पड़ गया, या कभी बहुत ज़्यादा क्या आ गई, बाढ़ आ गई। साथ ही साथ अपने देश ने क्या है बेटा, कई सारे युद्ध देखे थे अपन ने, जो है कभी एक पाकिस्तान से युद्ध लड़ा पहले, है ना, पाकिस्तान से लड़ाई हुई, फिर जो है चाइना से भी लड़ाई लड़ी अपन ने, फिर से पाकिस्तान से अपन ने लड़ाई लड़ी। जब इस तरीके की असमानताएं अपने देश में जारी थी बेटा, तो लोग बाग क्या थे, ना तो ढंग से खेती कर पा रहे थे, ना ही ढंग से काम करने जा पा रहे थे। अब जब ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही थी, तो उन लोगों को क्या है, भूखा मरना चालू हो गए वो लोग, या उन पर आर्थिक तंगी आना चालू हो गई लोगों पर। फिर लोगों ने एक चीज़ देखी, क्या देखा बेटा, कि जो लोग सेवाएं कर रहे हैं, है ना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अपन मान सकते हैं सरकारी नौकरियों का। लोगों ने देखा कि भैया हमने अगर अपनी खेती नहीं करी तो हम लोग भूखे मर गए, हमने अपनी दुकान पे सामान नहीं बेचा तो हम लोग भूखे मर गए। लेकिन ये जो लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरियां हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको क्या है, पैसा मिल रहा है। ऐसे ही कई सारी जो है प्राइवेट नौकरी, अपन आगे पढ़ने वाले ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो नौकरियां थी, उन सब का काम हो रहा था बेटा। तो उन लोगों को क्या लगा, उन लोगों को समझ में आया कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर क्या है, ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आपके देश में शांति है तो ये अच्छे चलेंगे, अगर कोई अशांति का माहौल है तो ये बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए बेटा लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को किस चीज़ पर ट्रांसफ़र करना चालू किया बेटा, टर्सरी सेक्टर पे चालू करना जो है ट्रांसफ़र करना चालू किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने देखा ना कि इन द पास्ट 100 years देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर टू अ टर्सरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन टर्सरी सेक्टर। और जैसे जैसे क्या है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी हैं अपनी दुनिया में, उन सब में मोस्टली लोग क्या हैं, टर्सरी सेक्टर में काम करते हैं। अभी अपन आगे ग्राफ देखने वाले हैं, वहाँ से भी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अगर अपन ये समझ लीजिए कि अगर अपन को अपने देश को डेवलप्ड करना है, अगर इंडिया को अपन क्या चाहते हैं, डेवलप्ड करना चाहते हैं बेटा, तो इसके लिए हमें क्या है, हमारी मोस्टली जो आबादी है, उस मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को, है ना, मोस्टली जो पॉपुलेशन है अपनी, उसको अपन को कौन सी सेक्टर में काम करवाना पड़ेगा, उसको अपन को टर्सरी सेक्टर में काम करवाना पड़ेगा।
तभी अपना देश जो है जल्दी और बहुत ज़्यादा क्या होगा, डेवलप्ड होगा। आगे देखिए, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओवर 40 years, while production in all three sectors has increased, but it has increased the most in the tertiary sector। आपको बेटा ये क्या है, पिछले कुछ 20-25 सालों का जो है, आपको 20-30 सालों का जो है ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें अपन को कंपैरिजन करना है। अब देखिए, ये आपका 1973-1974 का ग्राफ है और ये 2013-2014 का ग्राफ है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि अपनी इकोनॉमी कितनी वीक थी, है ना, अपनी इकोनॉमी कितनी कम है। सिर्फ 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी क्या थी अपनी इंडिया की थी, कब, 1973-74 में। उसके बाद जो है अपनी इकोनॉमी देखिए बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई, ये देखिए 55 लाख करोड़ तक की इकोनॉमी जो है अपनी बन गई। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी है बेटा, उसके बाद आप देखिए अपने तीनों ही प्रोडक्शन जो थे, तीनों ही सेक्टर्स जो थे, उनमें प्रोडक्शन बहुत कम था। लेकिन 2013-14 में देखिए किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर्स में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अब आप देखिए बेटा, व्हाट इज द जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सेक्टर इन जीडीपी। आपसे पूछा जा रहा है, अपन सोचिए, आप खुद सोचिए कि अपना कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान दे रहा है। तो ये देखिए आपका दूसरा एक ग्राफ दिया गया है। अब दूसरे ग्राफ में देखिए कि कौन सा सेक्टर कितना % जीडीपी में योगदान दे रहा है। अब ये देखिए ग्राफ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये 1973-74 का बेटा ये ग्राफ है। प्राइमरी सेक्टर लगभग 40% योगदान दे रहा था उस समय, और जो सेकेंडरी % था वो मात्र 10% योगदान दे रहा था, और बाकी का जो 50% योगदान था वो कौन दे रहा था, टर्सरी सेक्टर दे रहा था। कब, 1973-74 में। लेकिन 2013-14 में देखिए बेटा, 2013-14 तक आते आते अपने देश का जो टर्सरी सेक्टर का प्रोडक्शन था, ये देखिए कौन सी % तक, लगभग 32 से लेकर के ये पूरा 100 तक, है ना, यानी समथिंग अबाउट अपन मान सकते हैं 70% का जो है योगदान कौन दे रहा है, सिर्फ टर्सरी सेक्टर दे रहा है। उसके बाद आप मान सकते हैं कि 20% का जो है योगदान आपका सेकेंडरी सेक्टर दे रहा है, और 10% का योगदान आपका प्राइमरी सेक्टर दे रहा है। जब अपना जो है सेकेंडरी और प्राइमरी से इधर टर्सरी सेक्टर पर पूरा जो जीडीपी जो है ज़्यादा से ज़्यादा या पूरा का पूरा डिपेंड करने लगेगा बेटा, तो अपन बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आने लगेंगे। ये देखिए ये सारा डिटेल बेटा इसका दिया हुआ है ना, ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है, कब कितना ग्रोथ हुआ है। 14% ऑफ जीडीपी प्राइमरी सेक्टर में, कब ये 2013-14 में बेटा। लगभग 67% जीडीपी टर्सरी सेक्टर का कब दे रहा था अपना, 2013-14 में। द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लीस्ट टू जीडीपी, द टर्सरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द जीडीपी। अब देखो बेटा, यहाँ से अपन को समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा अपन को पैसा कमा के दे रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ करवा रहा है, और प्राइमरी सेक्टर सबसे कम ग्रोथ करवा रहा है। लेकिन एक अचंभे की बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे। क्या हैरान हो जाएंगे, अपन ने पिछले ग्राफ में देखा कि भैया शायद ये आगे आने वाला है, अपन इसमें देख सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर किस तरीके से सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है अपने देश की ग्रोथ में या जीडीपी में। अब ऐसा क्या है, ऐसा क्या रीज़न है बेटा जिसकी वजह से जो है टर्सरी सेक्टर इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो देखिए उसके कुछ कारण हैं। क्या कारण हैं, कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं बेटा जिनकी वजह से भी क्या है टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। कैसे, अब जैसे हॉस्पिटल्स है बेटा, हॉस्पिटल इंसान की क्या है बेसिक नीड है। अगर हॉस्पिटल नहीं होगा तो हेल्थ बहुत बेकार रहेगी। तो हॉस्पिटल्स के लिए अपन को क्या चाहिए बेटा, डॉक्टर, नर्सेज, कंपाउंडर, ये सारे लोग चाहिए, लैब असिस्टेंट्स चाहिए, है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही स्कूल्स की बात करें तो बेटा स्कूल्स में अपन को टीचर्स चाहिए, पुलिस स्टेशंस में अपन को पुलिस चाहिए, कोर्ट्स में अपन को लॉयर, एडवोकेट्स और जज चाहिए,
ऐसे ही बैंक में भी अपन को एम्प्लॉयज़ चाहिए। इस तरीके की जो चीज़ें हैं बेटा, ये अपने टर्सरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवा रही हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविज़न ऑफ दीज सर्विसेज। ये सारी की सारी जो है बेसिक सर्विसेज हैं बेटा, और इनकी जिम्मेदारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन लेता है बेटा? सरकार लेती है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर लीड्स टू डेवलपमेंट। अब बेटा ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से टर्सरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है? अब देखो, अपन ने देखा पीछे ग्राफ में कि टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है ना। पूरे दिन भर अगर कोई मजदूर मजदूरी करेगा, ये खेत में खेती करेगा, तब जाके उसको फसल के रूप में बहुत कम जो है मुनाफा मिलेगा। वहीं अगर कोई एक नौकरी पेशा वाला आदमी है, वो 6 घंटे की नौकरी करता है, तो उसको एक किसान से ज़्यादा इनकम मिलेगी बेटा। जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा होती है ना, तो जो लोग होते हैं वो कई सारी सर्विसेज मांगते हैं, दूसरी अदर सर्विसेज मांगते हैं। कैसी सर्विसेज? जैसे कि ईटिंग आउट, है ना, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, प्राइवेट स्कूल। अब जैसे बेटा जो नौकरी वाला है या जिस पे पैसे की आवक ज़्यादा होगी, तो वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा बेटा? प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाएगा। और जो पैसे वाला है वो घूमना फिरना पसंद करेगा, वो शॉपिंग करना पसंद करेगा, अगर वो फ्री है तो बाहर जाके खाना खाना पसंद करेगा। ये सारे शौक वो पूरे करेगा। और ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ में आ जाएंगी बेटा? ये दूसरे के टर्सरी सेक्टर में आ रही हैं, और ये दूसरे सेक्टर को भी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करवा रहे हैं। ओवर द पास्ट डिकेड सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल्स। पिछले कुछ 10 सालों में बेटा जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसी हुई है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुई है। वेयर आर मोर पीपल एम्प्लॉयड। अपन ने देख लिया कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है ना। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? जब अपन ने एक चीज़ देखी कि भैया सबसे ज़्यादा पैसा टर्सरी सेक्टर से आ रहा है, तो एक सोचने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा लोग भी वहीं पर काम कर रहे होंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अब आप इस ग्राफ को देखिए, अब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया 1977 या 1978 ये जो इस साल का जो ग्राफ है, उसमें देखिए प्राइमरी सेक्टर में तकरीबन 71% लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में ओनली 11% लोग काम कर रहे हैं, और जो है टर्सरी सेक्टर में सिर्फ 18% लोग काम कर रहे हैं। वहीं अगर आप 2017-18 का डेटा देखते हैं तो आपको प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग देखने को काम करने को मिलते हैं 44%, 25% आपको सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिलते हैं, और टर्सरी सेक्टर में आपको 31% लोग देखने को मिलते हैं। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि 1977 से लेकर के 2017 तक इस समय पर बेटा लोगों ने शिफ्ट किया है प्राइमरी सेक्टर से कौन से सेक्टर में? सेकेंडरी में या टर्सरी में। अब आप देखिए टर्सरी सेक्टर में सिर्फ 31% लोग, यानी 44 से तो कम है। प्राइमरी सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं उससे तो कम है ये, लेकिन ये पैसा सबसे ज़्यादा दे रहा है। ये इससे भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा, दोनों सेक्टर से सबसे ज़्यादा पैसा कौन दे रहा है? टर्सरी सेक्टर दे रहा है। क्यों दे रहा है ये सबसे ज़्यादा पैसा? अपन पीछे देख कर आए हैं, कुछ बेसिक नीड्स हैं, और उनके अलावा क्या है बेटा? बेसिक नीड्स के अलावा जब लोगों पे क्या है इनकम बढ़ती है, तो वो क्या है अपनी इनकम को खर्च भी ज़्यादा करता है। ये देखिए सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर नोट हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा लोग कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं बेटा? प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकम कौन से सेक्टर से हो रही है? टर्सरी सेक्टर से। तो अब आप समझ लीजिए कि जब यहाँ पर सबसे कम लोग एम्प्लॉयड हैं, और जब प्राइमरी सेक्टर में जितने लोग एम्प्लॉयड हैं, अगर इतने लोग टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हो जाएं, तो अपनी जीडीपी कितनी ग्रोथ करेगी, है ना। वेयर आर मोर पीपल एम्प्लॉयड। अब देखो बेटा एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन फिर भी उसमें क्या है? कमाई कम हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट, या जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अब ये क्या होता है बेटा? अब आप इसका एक सीधा सा उदाहरण देखिए।
सीधा सा उदाहरण क्या है कि ये कोई एक शॉप है, ठीक है। इस शॉप पर एक ये मालिक बैठा हुआ है इस जगह पे, इस बेंच पे अपनी पे, और यहाँ कुछ 2-3 लड़के काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई इस तरफ से कोई बेटा कस्टमर आया और कस्टमर ने क्या मांगा, जैसे ये कपड़े की दुकान है तो ये जो कोई कस्टमर आया उसने क्या मांगे, कपड़े मांगे। तो बेटा ये जो आदमी है ये इसको कपड़े दिखा देगा। एक और कस्टमर आया तो बेटा ये दिखा देगा, एक और आया तो ये दिखा देगा। कुल मिलाकर बात ये है कि ये 3 लोग जो है पूरी दुकान को बहुत आसानी से चला लेते हैं। क्या ये जो मालिक यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर ये कोई बैठकर कोई काम कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ बिल बना रहा है बेटा। इसका मतलब अगर ये दुकान को छोड़कर चला भी जाए, है ना, तो इसकी दुकान बहुत ज़्यादा अच्छे से चल सकती है, ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं। चूँकि ये सेकेंडरी सेक्टर है इसलिए इसमें क्या है बेटा, इनकम ज़्यादा होती है, इसलिए इसका रहने या ना रहने का अंतर दिखाई नहीं देता। अब खेती के से इस चीज़ को जोड़कर देखिए, ये कोई खेत है बेटा छोटा सा, इसका जितना भी काम है सिर्फ 2 लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इनके परिवार में, किसी परिवार में बेटा 5 लोग हैं तो वो 5 लोग ही इसमें क्या आ गए, काम करने आ गए। अब बेटा चाहे ये 5 लोग आ जाएं, है ना, चाहे ये पूरे 5 लोग आ जाएं, चाहे ये 3 लोग आएं या चाहे ये 2 लोग आएं, काम तो उतना ही है। अब 2 लोग करेंगे बेटा तो भी इनको उतनी ही फसल मिलनी है, 5 लोग मिलकर करेंगे तो भी इनको इतनी ही फसल मिलनी है। तो इनको करना क्या चाहिए, 2 लोग यहाँ खेत में रहें और बाकी के 3 लोगों को किसी दूसरी जगह काम करना चाहिए, ताकि ये अपनी मेहनत के बदले में क्या है, अलग से पैसा लेकर आएँ। यही चीज़ बेटा इसको आप जो है फिगर को देखकर समझ सकते हैं। एक कोई खेत है बेटा, अब ये खेत में क्या है बेटा, ये चाहे ये 7 लोग मिलकर काम करें या सिर्फ 4 लोग मिलकर काम करें, है ना, मतलब ज़रूरत हमें सिर्फ 4 लोगों की है, लेकिन 3 लोग जो हैं इनके परिवार के हैं, वो बोल रहे हैं कि हम तो फ्री हैं, चलो तुम्हारे ही साथ चलते हैं। अगर तुम्हें काम ही करना है इन तीनों को तो इनको किसी दूसरी जगह काम करना चाहिए, ताकि इनको इनकी काम के बदले में पैसा मिले। लेकिन ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये ऐसी जगह मेहनत कर रहे हैं जहाँ इनकी मेहनत का कोई भी मोल नहीं मिलने वाला है। इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अगली हेडिंग है बेटा कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से नौकरियां या रोज़गार जो है एम्प्लॉयमेंट के मौके बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं बेटा, तो 2 तरीके के एरियाज़ में अपन को एम्प्लॉयमेंट बनानी है बेटा। एक होता है रूरल एरिया और दूसरा होता है अर्बन एरिया। अब जो रूरल है, जो ग्रामीण इलाका है, उसमें जो अपन सरकार की बात करें तो सरकार किस तरीके से रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती है। तो देखो बेटा, गाँव में अगर अपन बात करें तो सबसे मुख्य चीज़ क्या होती है, खेती की। भाई गांव में सबसे ज़्यादा डिपेंड किस चीज़ पर रहते हैं लोग, खेती पर। अब खेती को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या है, जिनके पास ट्यूबवेल्स नहीं है बेटा, ट्यूबवेल्स बनाने चाहिए सरकार को। फर्टिलाइजर्स मिल जाए उनको, या उनको पेस्टिसाइड्स मिल जाएं बेटा, उनको मशीनें मिल जाएं खेती से संबंधित, और उनको जो है नॉलेज भी मिल जाए मल्टीपल क्रॉपिंग जैसी। तो इस तरीके की चीज़ें अगर सरकार हेल्प कर दे लोगों की, तो हो सकता है वो अपनी खेती को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लें, है ना। बाय दीज थिंग्स दे कैन डू मल्टीपल क्रॉपिंग टू रिमेन एम्प्लॉयड ओवर ईयर। तो इन सब चीज़ों से ये जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, पूरी साल क्या कर सकते हैं, बिजी रह सकते हैं, अपने आप को काम दे सकते हैं, है ना। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है इनकी मदद के लिए बेटा, अगर ट्यूबवेल नहीं बनाना चाहती है सब लोगों के लिए, तो भाई जैसे नहरें बना दे, है ना, पूरे गांव को क्या मिले, पानी मिले, या डैम बना दे नदियों के आसपास कहीं। और वर्क फॉर, इससे क्या मिलेगा बेटा, देखो डैम और इससे कैनाल से क्या मिलेगा बेटा, गांव वालों को पानी भी मिलेगा, और ये डैम नहरें बनाने के लिए क्या है, इनको लेबर भी लानी पड़ेगी। तो जो लेबर लाएगी सरकार कहीं से, तो उनको भी क्या मिल सकता है, उनको भी काम मिल जाएगा। ऐसे ही अगर अपन बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो अर्बन एरियाज़ में क्या होता है बेटा, अर्बन एरियाज़ में अपन किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के जो है मौक़ों को बढ़ा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो शहरों की अगर अपन बात करें तो शहरों की जो है शहरों का डेवलपमेंट
ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड रहता है, और ट्रांसपोर्ट के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या करनी चाहिए, रोड्स कंस्ट्रक्शंस करने चाहिए। अब रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए बेटा देखो उनसे क्या फ़ायदा होगा, उनसे जो है जो मज़दूरों को मजदूरी करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, जिससे वो पैसा कमा सकते हैं। रोड अच्छी होंगी तो बेटा वहाँ पर वाहन बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे वाहन चलेंगे, तो वाहन के रूप में भी बेटा ड्राइवर के रूप में काम करेंगे लोग, है ना, सवारियों को लाएंगे ले जाएंगे, तो इस तरीके से वाहन चलाएंगे बेटा, तो उनसे भी उनको क्या मिल सकता है, काम मिल सकता है। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, सरकार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना सकती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाने के बाद क्या होगा बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बाद क्या है, जो रूरल लोग हैं वो अपने घर पर ही बैठकर छोटी छोटी फैक्ट्रियां चला सकते हैं, जैसे मटके बनाने की हो गई, या अपन बात करें मिट्टी के बर्तन हो गए, इस तरीके की चीज़ें, चटाइयाँ बनाने की, है ना, और जो लकड़ी के कुछ आइटम्स बनाने की, इस तरीके की जो है ट्रेनिंग सरकार लोगों को दे, और वो घर पर बैठकर ही उनका क्या करे, चीज़ों का निर्माण करे, और उनको वो क्या कर सके, बेच सके, व्यापार कर सके। तो ये भी कौन से सेक्टर में आ जाएगा बेटा, ये टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। इसके अलावा सरकार टूरिज्म को प्रोमोट करे। टूरिज्म को प्रोमोट करने से क्या होगा बेटा, देखो लोग बाग जब घूमने जाएंगे दूसरी जगहों पर, है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, वाहन के लिए कोई वाहन बुक करेंगे, टैक्सी, या अपन बस की बात करें या गाड़ी की बात करें। और दूसरी बात, कहीं वो घूमने जाएंगे तो खाना पीना भी खाएंगे, तो वहाँ होटल रेस्टोरेंट्स ये सब चीज़ें भी चलेंगी। तो इस तरीके से भी बेटा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, हेल्थ पर और एजुकेशन सेक्टर पर भी क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। अगर लोग बाग की, जनता की हेल्थ बहुत अच्छी होगी तो वो ज़्यादा काम कर पाएगी, और एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो उसको जो है टेक्नोलॉजी की नॉलेज और अपने आसपास की चीज़ों की जानकारी मिलेगी। चूँकि बेटा ये सारे काम कैसे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, मतलब इन सारे कामों को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है। तो इन बहुत ज़्यादा अगर अपन सरकार पूरे तरीके से इन्हीं पर डिपेंड हो जाएगी तो ये जो समय है बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, तब तक जनता क्या हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए सरकार एक एक्ट लेकर आई। कौन सा एक्ट, मनरेगा एक्ट। इसकी बेटा फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब आपको ये एक्ट याद रखना है बेटा। इस एक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, देखिए आपसे पूछा जाएगा ये एक्ट कब शुरू हुआ, तो आप बता देंगे 2005 में शुरू हुआ। इसके तहत क्या है, इसमें बेटा एक बात बोली गई है, राइट टू वर्क, मतलब जनता को काम देना क्या है, जनता को काम मिलना ये उसका अधिकार है। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स। ये प्रोग्राम कितने शहरों में या जिलों में लागू हुआ बेटा, 625 जिलों में। गवर्नमेंट प्रोमिसेस, अब इसके तहत क्या है, इसके तहत ये बात बोली गई बेटा सरकार के द्वारा कि भैया इसमें मनरेगा के तहत आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद 100 दिन के अंदर क्या है, सरकार आपको काम देगी, है ना। और अगर आपको सरकार काम नहीं दे पाती है तो सरकार जो है आपको क्या देगी, अलाउंस देगी, आपका जो है भत्ता देगी। भले ही आपको जैसे 100 दिन के अंदर अगर काम नहीं मिला है तो आप, भले ही आपको काम नहीं मिला है, लेकिन सरकार फिर भी आपको क्या दे देगी, पैसे दे देगी। तो ये कौन सा एक्ट है बेटा, मनरेगा एक्ट है। महात्मा गांधी जी के नाम पर बेटा इसको क्या है, लॉन्च किया गया था। ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। एक्टिविटी के नेचर पर अपन बात कर चुके हैं कि जो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब अपन बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पर अपनी जो इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक कौन सा, एक होता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनमें क्या डिफरेंस है, आइए अपन लाइन बाय लाइन इनको समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटा इस तरीके के काम आते हैं जो सारे के सारे काम या जो सारे के सारे सेक्टर क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, जिनकी जानकारी जो है गवर्नमेंट्स पर रजिस्टर होती है। जैसे कोई भी कंपनी मान लीजिए आप प्राइवेट, रिलायंस कंपनी है, या अपन बात करें टाटा कंपनी है,
माइक्रोमैक्स कंपनी है। तो इस प्रकार की कंपनियां हैं जो सरकार के पास क्या है, रजिस्टर्ड हैं। नॉट रजिस्टर्ड में क्या आ जाएगा बेटा, आपके कोई भी छोटे पूरे काम, जैसे आप कोई किराने की दुकान खोल कर बैठे हो या एक अपना जो है मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, इस तरीके के काम। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा ये है इसमें कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो काम होते हैं वो सारी के सारे सरकारी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि सरकार का क्या है, एक एक्ट होता है, कौन सा एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे जो काम होते हैं बेटा, वो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। उनमें से एक दो नियम मुख्य कौन कौन से हैं, ये वाले हैं। एक है अपना ये मिनिमम वेजेस एक्ट, मतलब इसमें सरकार के द्वारा नियम तय किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर इतने घंटों तक काम करता है तो उसकी सैलरी इससे कम नहीं हो सकती है। ठीक है, उसको न्यूनतम मजदूरी मिलना ज़रूरी है। दूसरा है फैक्ट्री लॉ बेटा। फैक्ट्री लॉ में क्या हो जाता है कि ये स्पेशली आप समझ सकते हैं महिलाओं से और बच्चों से संबंधित है। अब जैसे कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आपकी फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में काम करने आ रही हैं बेटा, उनका अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए देखभाल करने के लिए, खेलने के लिए प्ले स्टेशन टाइप की कुछ चीज़ें होनी चाहिए ताकि उनके बच्चों को क्या है, कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस प्रकार के नियम जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई भी क्या नहीं है, ज़रूरी वो नहीं है कि सरकारी नियमों और रेगुलेशंस को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। उसके बाद अगर अपन बात करें बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी मिलती है। आप जो जॉब कर रहे हैं उसकी क्या है, पूरी सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट जॉब हो गई, प्राइवेट जॉब हो गई, इसमें आपको क्या है कि ऐसा नहीं है कि आज आपको लगाया है तो कल आपको हटा दें। लेकिन इसमें हो सकता है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे आप अगर किसी की दुकान पर काम करने गए, अगर उसको आपका काम पसंद नहीं आया तो दूसरे दिन ही वो आपको छुट्टी कर सकता है, आपको भगा सकता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको अगर छुट्टियां मिलती हैं तो उनका भी पैसा मिलता है ना। जैसे महीने में संडे आ रहे हैं तो संडे को आप काम करने नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी संडे का आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी दिन काम करने नहीं जाते हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। चाहे भले ही आपका क्या हो, तबीयत खराब हो जाए, अगर आप काम करने नहीं गए हो तो उनको इससे मतलब नहीं है कि आपकी तबीयत खराब हो गई, वो आपको पैसा नहीं देंगे। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटा ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात अगर बात करें तो इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटा वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हैं। उसमें 6 घंटे की, 8 घंटे की नौकरी पक्की रहती है। और इसमें क्या है, इसमें कोई वो नहीं है, 8 घंटे के कभी 10 घंटे भी काम करवाया जा सकता है आपसे, है ना। हो सकता है कभी जल्दी छोड़ दें, तो इस तरीके का काम है। उसके बाद अगर अपन बात करें इसमें बेटा वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, है ना। वर्किंग कंडीशंस अच्छी कैसी हैं कि आप जॉब जैसे काम कर रहे हो अपना, तो आपको जो है लाइट की, पानी की, ये सारी व्यवस्थाएं बेसिक मिल जाएंगी। और ज़रूरी नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारे काम आपको मिले, है ना। आपको कहो लाइट चली गई तो आपको गर्मी में काम करना पड़ रहा है, तो इस प्रकार की कंडीशंस रहती हैं। दूसरी बात अगर अपन बात करें तो इसमें जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटा जब आप रिटायर होगे तो आपको पेंशन भी मिलती है, और इसमें कोई पेंशन वेंशन का प्रावधान नहीं है। तो इस तरीके से अपन बेटा क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को समझ सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें क्या कर सकते हो, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो बेटा, ठीक है, या अपन बात करें कोई भी आपकी जो कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी है ना, टाटा कंपनी है, इन कंपनियों में आप जो कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो बेटा ये आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटा आपका ये हो जाएगा, जैसे आप किसी जनरल स्टोर पे काम कर रहे हो, है ना, जनरल स्टोर है आपका, या आप क्या कर रहे हो बेटा, मजदूरी कर रहे हो, लेबर का काम कर रहे हो, तो ये सारे काम कौन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। वाई डोंट ऑल पीपल स्टार्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अपन ने डिफरेंस जाना बेटा कि 2 प्रकार की वर्किंग कंडीशंस हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऐसा क्या है भाई, जब अपन ने देखा कि सुविधाएं सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में मिलती हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सारे के सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना चालू कर दें। इसके बेटा कुछ कारण हैं। क्या कारण है? सबसे पहला कारण है ह्यूज शॉर्टेज ऑफ जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर।
ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटा जॉब्स की क्या है, बहुत ही ज़्यादा कमी है। दूसरी बात, ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर जॉब होगी भी तो उसके लिए आपको क्या है, दो चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या? एक तो आपको नॉलेज होनी चाहिए और दूसरा आपको गुड स्किल्स होने चाहिए। नॉलेज क्या है बेटा, अब जैसे आप मान लीजिए कि किसी आईटी सेक्टर में काम करने की आपके लिए क्या है, जॉब खाली है, ठीक है, कंप्यूटर चलाने का कोई काम है। अब जब आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी, कंप्यूटर चलाने की स्किल आपके अंदर नहीं होगी, तो आप इसके अंदर काम कैसे कर सकते हैं बेटा, नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण है कि सब लोग जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या नहीं कर सकते हैं, वर्क नहीं कर सकते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसका मतलब ये भी नहीं है बेटा कि अगर जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनको जो है परेशान होने दें। अपन लोगों को क्या करना चाहिए बेटा, ये सरकार को क्या करना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैसे कर सकती है सरकार प्रोटेक्ट? देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं रूरल एरियाज़ की। रूरल एरियाज़ में बेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से लोग आएंगे, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ऐसे किसान जिनकी खुद की क्या नहीं है बेटा, ज़मीन नहीं है, जिनके पास खुद की खेती नहीं है। इसके अलावा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऐसे किसान भी आएंगे जिनके पास बहुत कम ज़मीन है। शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से फसल को अपने यहाँ जो सिस्टम चलता है बटाई सिस्टम है ना, आधी आधी फसल पे जो काम करवा रहे हैं। आर्टिसंस में बेटा क्या आ जाएंगे, मोची आ गए है ना, या फिर अपन बात करें मटके बनाने वाला आ गया, नाई आ गया, इस तरीके के लोग हो गए। तो ये सारे के सारे लोग कौन से सेक्टर में आते हैं बेटा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो अपन अगर सरकार की बात करें तो सरकार इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, तो सरकार क्या कर सकती है बेटा, इन किसानों को क्या दे सकती है, सीड्स दे सकती है ना, अच्छे बीज प्रोवाइड करवा सकती है, ताकि अच्छे बीज होंगे तो इनकी फसलें भी कैसी हों, अच्छी हों। इनको एग्रीकल्चरल इनपुट्स दे सकती है। एग्रीकल्चरल इनपुट्स में क्या है बेटा, जैसे ट्रैक्टर्स ज़रूरी हैं, ठीक है, किसानों के लिए तो ट्रैक्टर्स जो है प्रोवाइड करवा सकती है ना। इरिगेशन के लिए क्या है, पानी की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, ज़रूरी होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सरकार क्या करे, इनको सस्ते दामों पर प्रोवाइड करवा दे। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर अपन बात करें अर्बन एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में सरकार अर्बन एरियाज़ में कौन कौन से लोग जो हैं उसमें आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शहरों की अगर अपन बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर आते हैं, है ना, छोटी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो सिर्फ क्या है, आप ये एक तरीके से समझ लिए 100-50 लोगों तक की जिनका बिजनेस सीमित है। कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स है ना, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो उस जगह जो मजदूर होते हैं वो लोग हो गए। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रक ड्राइवर वगैरह, कंडक्टर, बस ड्राइवर, ये सारे लोग बेटा इसमें आ गए। स्ट्रीट वेंडर्स, जो गलियों में घूम घूम के सब्जी बेचने वाला है ना, या कोई और चीज़ बेचने वाला है, तो ये इस तरीके के लोग। गारमेंट मेकर्स है ना, दर्जी वगैरह हो गए, कपड़े बनाने वाले लोग हो गए। ये सारे कौन से सेक्टर में आएंगे बेटा, ये शहरों के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। अब सरकार इनका बचाव कैसे कर सकती है बेटा, सरकार इनके लिए क्या कर सकती है बेटा, सरकार सबसे पहले अगर बात करें कोई आर्टिसन है, ठीक है, तो सरकार उसको रॉ मटेरियल्स दे सकती है। अब जैसे कपड़े बनाने वाला है तो कपड़े बनाने वाले को अगर कपास मिल जाएगी बेटा सस्ते दामों पर या आसानी से, तो उसके लिए क्या होगी, कपड़े बनाने में आसानी होगी। कोई लोग जो है अपना सामान बेच रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं, ऐसे लोगों की अगर मार्केटिंग में हेल्प कर दे सरकार तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग हैं जैसे ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाने वाले जो लेबरर्स हैं बेटा, ड्राइवर्स हैं, इन लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो सरकार क्या कर सकती है, बहुत सारे लॉ और पॉलिसीज़ बना सकती है। लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाकर वो उनको क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। SC एंड ST कास्ट पीपल वर्क द मोस्ट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर अपन बात करें बेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा SC और ST लोग काम करते हैं, SC और ST कैटेगरी के लोग काम करते हैं। इट बिकम्स नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन विद देम। अब बेटा होता क्या है, जब एक ही कैटेगरी से सबसे ज़्यादा लोग इस मुसीबत वाले में या मेहनत वाले काम करते हैं तो दूसरे लोगों को उनसे क्या होती है, इतनी ज़्यादा हमदर्दी नहीं होती है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है बेटा, नैतिक जिम्मेदारी है
कि सरकार इस चीज़ का ध्यान रखे कि इस प्रकार के लोगों से कोई भी प्रकार का क्या ना हो, भेदभाव ना हो। उनके हितों की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है बेटा? सरकार की जिम्मेदारी है। अब अपन बात करते हैं कि ओनरशिप के आधार पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक सेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर अगर अपन ओनरशिप के आधार पर बात करें, दो तरीके के होते हैं बेटा। एक है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर। बहुत आसान है बेटा ये सब चीज़ें, मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट सभी को क्लियर होगा। जो चीज़ें क्या होती हैं, किसी इंडिविजुअल या एक ग्रुप के द्वारा चलाई जाती हैं, किसी एक व्यक्ति की चीज़ें जो होती हैं बेटा वो होता है प्राइवेट, और जो चीज़ें सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं बेटा वो होती हैं गवर्नमेंट या सरकारी, या जिनको अपन पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। और अगर अपन प्राइवेट सेक्टर की बात करें बेटा तो इसका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, इसको किसी से मतलब नहीं है कि किसका भला हो रहा है किसका बुरा हो रहा है। इसका ध्यान सिर्फ कहाँ होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिल रहा है। और जबकि जो सरकारी सेक्टर की जो चीज़ें होती हैं उसका पहला मोटिव क्या होता है, वो लोगों की सेवा के लिए बनती है। ठीक है, अब जैसे अगर आप बात करें प्राइवेट सेक्टर, सबसे पहले समझिए कि आपका जो घर है वो सिर्फ आप ही का है। ठीक है, तो ये होती है प्राइवेट, मतलब एक ही व्यक्ति की जो चीज़ होती है वो होती है प्राइवेट। और ऐसी चीज़ें जहाँ पर सब लोगों का अधिकार हो, जैसे आपके शहर में या आपके देश में कोई पार्क है, गार्डन है, स्टेडियम है, वहाँ सब लोग जा सकते हैं, कोई किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, तो वो बेटा पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हो गई या गवर्नमेंट चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर क्या जाना अपन ने बेटा कि जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं, प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। और जबकि प्राइवेट जो गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं या पब्लिक चीज़ें होती हैं उनका काम क्या होता है, लोगों की सेवा करना। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप समझ सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल और जो है उससे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। अब देखिए, एक और है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, दूसरा है प्राइवेट हॉस्पिटल। अब अगर अपन बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे बेटा तो आपका जो है डॉक्टर आपको फ्री में देख लेगा। ठीक है, आपकी जो जांचें हो रही हैं बेटा, डायग्नोसिस हो रहे हैं, आपका बीमारियों की जांच हो रही है, लैब में जा रहे हो, वो सारी फ्री में हो जाएंगी। दवाइयाँ भी आपको जो है फ्री में मिल जाएंगी, मेडिसिन्स। जबकि प्राइवेट में अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले डॉक्टर की फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको जो है अगर जांच वगैरह करवाते हैं तो डायग्नोसिस की भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको मेडिसिन्स की भी क्या है, अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट में कितना ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है और जबकि गवर्नमेंट में कितना खर्चा सेव हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट को किस चीज़ से मतलब है, अपने प्रॉफिट से। उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना ही उसका क्या होता है, लक्ष्य होता है। जबकि गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। ठीक है, इनको सर्विस देना। हाउ डज़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड अस ऑल दिस। अगर अपन बात करें बेटा सरकार की, तो सरकार किस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें देती है। मतलब अपन ने एक हॉस्पिटल का जो है समझ लिया एग्जाम्पल। अगर आपसे और भी पूछा जाए कि सरकार किस तरीके से आपकी सेवा कर रही है बेटा, तो देखिए, सरकार आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, सरकार आपको पानी दे रही है, जो आपके घर के बाहर नल का जो है कनेक्शन है वो दे रही है, रोड्स बनाकर दे रही है आपको, रेलवेज़ चला रही है आपके लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स चला रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चला रही है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड दीज सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ वेरी लो प्राइस। सरकार के द्वारा ये सारी चीज़ें कैसी चलाई जा रही हैं, बिल्कुल फ्री चलाई जा रही हैं। और अगर पैसा लगता भी है तो बहुत कम पैसा लगता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें कंपनियों की, किसी प्राइवेट कंपनी की, तो आप इसी पानी के एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं कि आप जो 1 लीटर का पानी खरीदते हो, आप जो 1 लीटर की बोतल पानी की खरीदते हो, उस 1 लीटर पानी की कीमत कितनी मिलती है आपको, 20 रुपये की मिलती है। अब 20 रुपये में 1 लीटर पानी खरीद रहे हो आप, और जबकि सरकार की जो नल कनेक्शन होते हैं बेटा, उसमें आप 20, 50, 25 रुपये में पूरे महीने भर का पानी ले लेते हो। ठीक है, तो अब अगर इस तरीके से आप प्राइवेट कंपनियों से लोगे तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से बेटा सरकार क्या है, बहुत सारी सुविधाएं क्या देती है आपको, और सिर्फ आपको इसीलिए देती है क्योंकि प्राइवेट कंपनियों से अगर आप ये सुविधा लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा आपको जो है खर्च करना पड़ेगा।
अब सरकार ये सारी चीज़ें करती है तो क्या सरकार को ये सारा पैसा कहाँ से मिलता है? भाई ये सारी चीज़ें जनता के लिए सरकार बना रही है तो सरकार को भी तो पैसा खर्च करना पड़ता होगा। तो सरकार को ये सारा पैसा कहाँ से मिलता है? तो सरकार को ये सारा पैसा बेटा टैक्स के माध्यम से मिलता है। इस देश की जो जनता होती है ना, जो पब्लिक होती है, वो सरकार को क्या देती है? टैक्स देती है। किसको देती है? गवर्नमेंट को देती है। कैसे टैक्स देती है बेटा? आप जो है उन सरकार को सबसे बड़ा इनकम टैक्स देते हो, ठीक है, इनकम टैक्स देते हो। उसके अलावा अपन क्या देते हैं? जीएसटी देते हैं आजकल, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारी क्या है, जैसे टोल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी, इस तरीके से बहुत सारे टैक्स के रूप में आप क्या देते हो? सरकार, जनता जो पैसा कमाती है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा सरकार को देती है। और जब पूरे देश की जनता सरकार को थोड़ा थोड़ा पैसा भी देती है तो ये पैसा बेटा बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो जाता है। और इसी पैसे से जो सरकार है वो आपके लिए क्या करती है? सुविधाएं देती है ये सारी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड दीज फॉर पब्लिक सर्विसेज एट अ रीजनेबल कॉस्ट। अगर अपन बात करें बेटा प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर जो है आपको ये सारी की सारी सर्विसेज बिल्कुल भी रीजनेबल कॉस्ट पे नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि उसको तो अपन लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं प्राइवेट कंपनी को, तो वो अपनी जेब से तो पैसा खर्च नहीं करेगा। वो आपको जब चीज़ें देगा तो उसके बदले में वो क्या डिमांड करेगा आपसे? बहुत बड़े पैसे की डिमांड करेगी, ह्यूज अमाउंट की बात करेगा। और ह्यूज अमाउंट जब वो लेगी बेटा तो अपनी देश की जनता कैसी होने लगेगी? गरीब होने लगेगी। इसीलिए बेटा क्या होता है, जो सरकार होती है आपको क्या करती है? बहुत सारी चीज़ें जो अपनी बेसिक नीड, ज़रूरत जो होती है, अपनी अगर बात करें मौलिक ज़रूरतें जो होती हैं, आधारभूत ज़रूरतें होती हैं, उनको या तो फ्री देती है या रीजनेबल प्राइस पर देती है ना, बहुत नाम मात्र के पैसे। पानी का एग्जाम्पल मैंने आपको जो है बता ही दिया कि 1 लीटर बोतल की पानी की कीमत जैसे 30 रुपये है, और जबकि सरकार आपको जो पानी फ्री दे रही है या फिर आपको जो है बहुत कम पैसे पर दे रही है। तो इसी पानी वाले ये अंतर से आप क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसी के साथ बेटा आपका जो है चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, सो इन सच ए सिचुएशन इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दीज बेसिक सर्विसेज। अपन बेटा सरकार को टैक्स देते हैं तो इसीलिए सरकार की क्या है, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश की जनता को क्या करे, उन देश की जनता की ज़रूरतों का ख्याल रखे और उसकी सेवाएं जारी रखें। इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसमें आपके चैप्टर की सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है तो वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर पूछें, और बहुत जल्द अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।